नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों हीट ट्रांसफर। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा बच्चों? थर्मल प्रॉपर्टी में सबसे पहले हमने थर्मल एक्सपेंशन पढ़ा, जिसमें हमने देखा था कि कैसे कोई भी अगर मेटल बॉडी है, ठीक है, कोई बॉडी अगर उसको हम हीट प्रोवाइड करते हैं, फिर हम उसका टेम्परेचर राइज करते हैं, ठीक है, तो उसके एरिया, उसके लेंथ और उसके वॉल्यूम पे क्या क्या चेंजेस आते हैं, उसके बारे में हमने पूरा पहला पार्ट ये स्टडी किया था। सेकंड में हमने हीट को मेजरमेंट करने की कोशिश किया यूजिंग कैलोरीमेट्री, और जिसमें हमने दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले स्टडी किए थे, जिसमें हमने समझा था एक तो डेल क्यू होता है आपका एम एस डेल टी, और एक हमने पढ़ा था डेल क्यू होता है, तीन वैसे पढ़े थे, सी डेल टी, एंड लास्ट वन वाज एम एल। एम एल तब फॉर्मूला यूज करते थे जब फेज चेंज हो रहा है, ठीक है, व्हेन टेम्परेचर राइजिंग, ठीक है, तो हम ये दोनों फॉर्मूले यूज करते थे, ठीक है। तो हमारा लास्ट टॉपिक बच्चों इसी का ही पार्ट है, दैट इज हीट ट्रांसफर। तो जैसा अभी तक हमने पढ़ा है कि हीट क्या है, हीट बच्चों एक तरीके की एनर्जी है, और एनर्जी कब ट्रांसफर होती है बच्चों? ट्रांजिट में रहती है, ट्रांसफर होती है फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से बच्चों एनर्जी ट्रांसफर होती है, जिसकी यूनिट जूल होती है। हमने डायमेंशन फॉर्मूला सब बेसिक बेसिक एक एक बार हमने पढ़ लिया, ठीक है। अब जो हीट होती है बच्चों, हीट होती है स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस का मतलब कि वेन एवर हीट को ये पता लगता है, ठीक है, कि यहाँ पे टेम्परेचर क्या है बच्चों, कम है, और यहाँ पे टेम्परेचर क्या है बच्चों, ज्यादा है, तो सारे के सारी हीट बच्चों हाइयर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर जाएगी, ठीक है। तो उसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियसली। लेकिन हमारा फ्रिज होता है, अब फ्रिज क्या काम करता है बच्चों? इलेक्ट्रिसिटी लेता है और वो रिवर्स प्रोसेस करता है। रिवर्स प्रोसेस का मतलब कि बच्चों वो ऑब्जेक्ट की या कोई भी बॉडी की वो हीट एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, और ताकि उसका टेम्परेचर क्या कर सके बच्चों, डिक्रीज कर सके, उसका टेम्परेचर क्या कर सके, डिक्रीज। जैसे आप फ्रिज में रखते हो तो आइटम आपकी कोल्ड हो जाते हैं, कोल्ड का मतलब आप टेम्परेचर रिड्यूस करो, टेम्परेचर रिड्यूस करो, दैट मीन्स यू आर एब्जॉर्बिंग द हीट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। क्या ये बात सबको क्लियर हो गई? यस और नो? क्लियर एवरीवन? तो ये लिख लो, हीट इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, हीट इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, spontaneous process in which heat will flow, in which heat will flow from higher temperature to lower temperature, higher temperature to lower temperature, ठीक है बच्चों। अब हीट ट्रांसफर में हम मेजरली तीन टाइप पढ़ते हैं। पहला होता है बच्चों कन्वेक्शन, कन्वेक्शन ये हमारे सिलेबस में नहीं है। सेकंड होता है रेडिएशन, तीसरा होता है बच्चों कंडक्शन। ये दोनों हमारे सिलेबस में है, ठीक है, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, पर पता होना चाहिए। बेसिक कन्वेक्शन आप जब बीटेक करोगे तब तो आपको पता चल ही जाएगा। पर कन्वेक्शन होता क्या है बच्चों? कन्वेक्शन में जब हीट ट्रांसफर होती है ना, ध्यान सुनो, कन्वेक्शन में जब हीट ट्रांसफर होती है तो वहां पे मीडियम पार्टिकल भी ट्रांसमिट होता है, मीडियम पार्टिकल भी ट्रांजिट रहता है, मीडियम पार्टिकल भी ट्रांजिट रहता है। जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल है बच्चों लू। आपने देखा था गर्म लू, हम बोलते हैं कि गर्मियों में गर्म लू चलती है, तो आपने देखा था हीट वेव आती है। हीट वेव कैसी आती है बच्चों? गर्म, एक तो टेम्परेचर ला रही है, साथ साथ उसके साथ साथ क्या हो रहा है बच्चों, पार्टिकल भी मूव कर रहे हैं, क्योंकि एयर आ रही है ना बच्चों, एयर के साथ साथ क्या हो रहा है बच्चों, पार्टिकल भी मूव कर रहे हैं। तो इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं बच्चों? कन्वेक्शन प्रोसेस करते हैं, जहां पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है मीडियम पार्टिकल का, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों? कन्वेक्शन बोलते हैं। क्लियर हो गया सभी को? क्लियर है एवरीवन? ठीक है, तो लिखो, when there is a displacement of medium particle, when there is a displacement of medium particle,
convection process is occurred. Convection process is occur. For example, heat wave. इसका दूसरा एग्जांपल भी देख सकते हो बच्चों। क्या ध्यान से देखा हो अगर आपने कभी, तो जे क्या होता है बच्चों, जैसे आप पैन में वाटर लोगे, ठीक है, वाटर लेंगे और नीचे आप क्या करेंगे बच्चों, उसको हीट करेंगे, ठीक है। जब आप हीट करेंगे तो बच्चों क्या होता है, ये वाले मॉलिक्यूल का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आपको पता है टेम्परेचर बढ़ने से डेंसिटी कम होती है कि ज्यादा, पहले बताओ। टेम्परेचर बढ़ने से डेंसिटी कम होती है कि ज्यादा, बताया था लास्ट क्लास में। क्या होता है? दर्शिका, टेम्परेचर बढ़ने से डेंसिटी कम होती है कि ज्यादा? सर ज्यादा। ज्यादा कैसे होती है? फॉर्मूला नहीं पढ़ा था, रो इज इक्वल टू रो नॉट वन प्लस एल्फा डेल्टी। टेम्परेचर के बढ़ने से डेंसिटी क्या होती है, कम हो जाती है। जब टेम्परेचर बढ़ने से डेंसिटी कम हो जाती है, कोई भी अगर पार्टिकल की डेंसिटी कम हो रही है तो वो फ्लोट करने की कोशिश करेगा ना। तो देखो ये वाला पार्टिकल कहाँ जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल ऊपर की तरफ जाएगा, और ये वाला डिप्लेस कर देगा नीचे की तरफ, ठीक है। ऐसे फिर जब ये गर्म हो जाएगा, इसका टेम्परेचर कम हो जाएगा, अब ये हैवी बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, जब पानी को हम गर्म करते रहते हैं ना बच्चों, तो यहाँ पे कन्वेक्शन प्रोसेस चलता रहता है, ठीक है। तब तक चलता रहेगा जब तक सारा का सारा पानी बच्चों पूरी तरह के गर्म नहीं हो जाता, ठीक है। तब तक कन्वेक्शन प्रोसेस चलता रहेगा। समझ में आगे सभी को? जी सर। क्लियर एवरीवन? यस। नेक्स्ट होता है बच्चों रेडिएशन प्रोसेस। रेडिएशन प्रोसेस में क्या होता है बच्चों, इसमें सबसे पहले तो मीडियम की रिक्वायरमेंट की जरूरत नहीं पड़ती। रेडिएशन जैसे कि सन की लाइट। आपको पता है सन क्या होता है बच्चों, हमारा ईएम वेव ही होता है, ठीक है। ईएम वेव प्रोड्यूस करता है बच्चों, और ईएम वेव को ट्रेवल करने के लिए, ईएम वेव को ट्रेवल करने के लिए बच्चों नो मीडियम रिक्वायर है। ये हम हमें पढ़ना है, अभी आगे जाके पढ़ेंगे। नो मीडियम रिक्वायर, जैसे फॉर एग्जांपल सोलर कुकर होता है, या फिर आप भी अगर खड़े होते हो सन की लाइट के सामने तो आपको हीट महसूस होती है, और आपका टेम्परेचर क्या होता है बच्चों, राइज कर जाता है। यहाँ पे टेम्परेचर क्या करेगा, राइज करेगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, पढ़ चुके हैं। लेकिन मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती बच्चों रेडिएशन में, ठीक है। जो हमारा थर्ड वाला है वही हमें अब स्टडी करना है मेजरली पहले। कंडक्शन। कंडक्शन क्या होता है? कंडक्शन कंडक्टर से रिलेटेड है, जो कि आप 10th क्लास में पढ़ चुके हो, 12th क्लास में इसको थोरोली पढ़ोगे इलेक्ट्रिसिटी में, लेकिन हमने 10th क्लास में इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा। कुछ वैसा सही बच्चों कंडक्शन आता है, लेकिन वहां पे बच्चों क्या कर रहा था, फ्लो। वहां पे इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे थे, ठीक है। यहाँ पे क्या करेगा बच्चों, हीट फ्लो करेगी। यहाँ पे बस इतना ही फर्क है। यहाँ पे हीट फ्लो करेगी, वहां पे इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे थे। और जब हम वोल्टेज दे रहे थे उसपे, वोल्टेज जो देते थे, याद करो, अगर मैं थोड़ा सा रिकैप करवाने की कोशिश करूं, तो मान के चलो ये आपका कंडक्टर है। कंडक्टर को जब हम वोल्टेज लगाते थे पोटेंशियल डिफरेंस पे, एक पॉइंट होता था ए, एक पॉइंट होता था बी। इस पर हायर पोटेंशियल होती थी, इस पर लोअर पोटेंशियल होती थी। वी ए पे हायर पोटेंशियल होती थी एज कम्पेयर टू वी वी। तो हायर करंट हमेशा हायर टू लोअर फ्लो करता था बच्चों, करंट हमेशा हायर टू लोअर फ्लो करता, और उसकी वैल्यू क्या होती थी, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। जो भी इसका रेजिस्टेंस होता था वायर का, वो हम लेते थे। याद है सभी को, 10th क्लास में हम सब पढ़ चुके हैं, यस और नो? हाँ जी सर। ठीक है। कुछ इसी टाइप का ही बच्चों आता है कंडक्शन, जिसको हमें बोलना चाहिए थर्मल कंडक्शन बोलना चाहिए इसको यहाँ पे, थर्मल कंडक्शन होना चाहिए। डेफिनेटली इसमें बच्चों एक तो मीडियम की रिक्वायरमेंट पड़ेगी ही पड़ेगी, मीडियम रिक्वायर्ड। सेकंड, अब मीडियम की तो रिक्वायर है, लेकिन हमें पार्टिकल मूव नहीं करते हैं बच्चों। मीडियम की रिक्वायर है बट नो पार्टिकल, नो पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट। तो होता है क्या, ध्यान से देखना आपको पता चल जाएगा। जैसे मान के चलो कि ये एक आपने रॉड लिया, रॉड क्यों ले रहे हो, उसको ले लो चमचा,
खाना वाना तो तुम बनाते होंगे। हाँ भाई। हाँ जी सर। लीजा, खाना बनाते हो तुम? यस सर। खाना बनाते हो, थोड़ी बहुत तो सब्जी वब्जी तो हिलाई देती होंगी जब मम्मी गर्म कर रही होती खाना, है ना? यस। तो तुम्हारे हाथ में मान के चलो एक पैन है। जैसे ही आपने एक हिस्सा पैन का सब्जी, जो भी गरम सब्जी है, तरी वाली सब्जी है, ठीक है, उसमें आपने रखा, तो आपको क्या लगता है बच्चों, क्या लगता है आपको? लगेगा यहाँ पे जब टेम्परेचर राइज है, आपने इसको यहाँ से होल्ड कर रखा है, आपने यहाँ से होल्ड कर रखा है, यहाँ पे बच्चों टेम्परेचर क्या हो रहा है बच्चों? राइज हो रहा है। ठीक है। यहाँ पे टेम्परेचर राइज होता है तो क्या होता है बच्चों? धीरे धीरे यहाँ के जो वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है, मेडल के अंदर जो वाटर, सॉरी वाटर की बोल रहा हूँ, वाटर के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होंगे, एटम्स होंगे, ठीक है, बच्चों वो क्या करेंगे? वाइब्रेट करते हैं। आपको पता है कि टेम्परेचर बढ़ाने से वो क्या करता है? वाइब्रेट। इसके साथ वाले जो होंगे वो भी वाइब्रेट करेंगे, फिर इसके साथ वाले होंगे वो भी वाइब्रेट करेंगे। वाइब्रेशन से क्या होता है बच्चों? एनर्जी ट्रांसफर होती रहती है। हाँ, धीरे धीरे जाके एनर्जी थोड़ी कम होती रहेगी, कम होती रहेगी, कम होती रहेगी, बट स्टिल देयर विल बी सम एनर्जी यू विल परसीव, तो आपको कुछ एनर्जी महसूस होगी। और वही एनर्जी बच्चों किस फॉर्म में होगी बच्चों? हीट के फॉर्म में होगी। तो ऐसे एनर्जी, या मैं बोलूंगा कि हीट ट्रांसफर होती है फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर। कैसे? कि यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बच्चों वो वाइब्रेट करते हैं। मॉलिक्यूल्स आर वाइब्रेटिंग। उसी की वजह से बच्चों वन पॉइंट टू अदर क्या होता है बच्चों? एनर्जी ट्रांसफर होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट, और वही आपको दूसरे एंड पर हीट महसूस होती है। ये कारण होता है। क्लियर हो गया सभी को? यस और नो? क्लियर एवरीवन? हाँ जी सर। जितनी देर तक उसको रखोगे, जितनी देर तक रखोगे, आपको पता है उतना ज्यादा वाइब्रेट करेंगे, और वाइब्रेशन से उतना ही बच्चों आपको हीट महसूस होगी। ठीक है। लिख लिया सभी ने यहां तक? लिख लिया सभी ने? हाँ जी सर। चलो तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। थर्मल करंट। जैसा कि मैंने अभी आपको बच्चों ये बताया था, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में क्या बताया था, कि कंडक्टर है, कंडक्टर के एक एंड पर वोल्टेज ज्यादा है, दूसरे एंड पर वोल्टेज कम है। वोल्टेज डिफरेंस की वजह से बच्चों करंट इसमें फ्लो करता है। वोल्टेज डिफरेंस की वजह से बच्चों इसमें क्या होता है? करंट फ्लो करता है। अब इसी को ही बहुत आराम से समझो, इसी को ही बहुत आराम से समझो। और ये तो एक ये हो गया। दूसरा क्या होता है बच्चों? आपको पता है एक होता है हाउ मच चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, भी ये भी तो होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, या तो मुझे बोलना चाहिए डी क्यू बाय डी टी, ये भी होता है, ये भी हमने करंट का फॉर्मूला पढ़ा है। सेम इसी तरीके से बच्चों मान के चलो मैंने एक कंडक्टर लिया, ध्यान से सुना, कंडक्टर लिया। इस कंडक्टर में बच्चों इस एंड पे टेम्परेचर बच्चों हाई है, हेलो। इस एंड पे बच्चों टेम्परेचर लो है। हाँ, वो क्लास ज्वाइन नहीं हो रही थी मेरी। ठीक है। इस एंड पे बच्चों टेम्परेचर हाई है, और दूसरे एंड पे क्या है बच्चों? टेम्परेचर लो है। अभी मैंने समझाया कि हीट कैसे ट्रांसफर होती है। हीट बच्चों ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम हाइयर टू लोअर, हाइयर टू लोअर ट्रांसफर होती है। इसका मतलब कि यहाँ पे क्या ट्रांसफर हो रहा है बच्चों? हीट। और हमने हीट को किससे रिप्रेजेंट किया था अगर याद हो तो? डेल क्यू से रिप्रेजेंट किया। इसका मतलब कि जो मेरा थर्मल करंट हो, देखो ये तो था इलेक्ट्रिक करंट, ये होगा थर्मल करंट। जो थर्मल करंट होता है बच्चों वो क्या होता है? थर्मल करंट होता है डेल क्यू डिवाइड बाय डेल टी। कितना टाइम लगा इसको यहां से लेकर यहां तक पहुंचने में? लेट्स सपोज दिस, यहाँ पे टाइम टी था, तो यहाँ पे कितना था बच्चों टाइम? टी प्लस डेल टी। तो जितना टाइम लगा बच्चों उसको यहां से यहां तक हीट ट्रांसफर करने में, उसी को ही बोलेंगे बच्चों थर्मल करंट। बिल्कुल एग्जैक्ट डेफिनेशन टू इलेक्ट्रिक करंट। अगर वेरी स्मॉल क्वांटिटी है, ध्यान सुनो, अगर वेरी स्मॉल क्वांटिटी है तो आपको बता, हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों उसको? डी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमें लिखना चाहिए डी क्यू बाय डी टी। तो इलेक्ट्रिक करंट में करंट की डेफिनेशन क्या थी? हमने पढ़ा इलेक्ट्रिसिटी में करंट की डेफिनेशन थी रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर। मुझे यहाँ पे क्या बोलना चाहिए? थर्मल करंट क्या होता है बच्चों? थर्मल रेट करंट ऑफ होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। फ्लो ऑफ हीट। यस और नो? ये बोलना चाहिए बच्चों, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। यही मेरा क्या होगा बच्चों? हमारा थर्मल करंट होगा। ये डेफिनेशन होगी बच्चों, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। क्लियर हो गया सभी को? यस और नो बच्चों? हाँ जी सर। सर। ठीक है। इजी कॉन्सेप्ट है। फिर हम आते हैं इसकी यूनिट की। अब आपको पता है ये है एनर्जी, एनर्जी है। एनर्जी पर यूनिट टाइम अगर थोड़ा बहुत याद हो तो क्या था बच्चों? एनर्जी पर यूनिट टाइम
कौन सी यूनिट से इक्विवेलेंट बैठ रहा है? एनर्जी पर यूनिट टाइम, जूल। पर यूनिट टाइम क्या होता है पर सेकंड? वो होता था बच्चों वॉट। तो देखो, थर्मल करंट की जो यूनिट होते हैं बच्चों वॉट होती है या फिर जूल पर सेकंड होती है। क्लियर हो गया सभी को? हाँ जी सर। ठीक है। अब इसमें इसकी यूनिट डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? डायमेंशन फॉर्मूला होता है इसका M1 L1 T-2, नीचे है T, ऊपर जाके बन जाएगा बच्चों M1L2T-3। ये होगा डायमेंशन फॉर्मूला, बिल्कुल इजी फॉर्मूला है। अस्मिता, अब नहीं, आयुष क्लियर है, दर्शिका सभी को? यस सर। ठीक है। अब एक चीज बताओ, यहां से हीट ट्रांसफर हो रही है फ्रॉम हायर टू लोअर, क्या इसकी डायरेक्शन है कि नहीं है बच्चों? यस और नो? है ना? इट हैज डायरेक्शन एज वेल, इट हैज डायरेक्शन एज वेल। लेकिन ये कौन सी क्वांटिटी है बच्चों? ये स्केलर क्वांटिटी है। सर ये क्या बोल रहे हो, ये अभी तो आप बोल रहे हो डायरेक्शन है लेकिन स्केलर क्यों है? याद करो, मैंने एक डेफिनेशन करवाया था जब वेक्टर और स्केलर पढ़े थे। मैंने वेक्टर में बोला था बच्चों, वेक्टर की तीन कंडीशन होना बहुत जरूरी है। पहले तो मैग्नीट्यूड है, चलो वो तो दोनों में ही होता है। सर वेक्टर क्वांटिटी के पास डायरेक्शन होती है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। पर थर्ड में डेफिनेशन मैंने बताई थी कि वो वेक्टर एलजेब्रा को भी क्या करता है बच्चों? फॉलो करता है, वेक्टर एलजेब्रा को भी फॉलो करना चाहिए। अब वेक्टर एलजेब्रा क्या होता है जो आपने पढ़ा था ना, कि एक वेक्टर है ए इस डायरेक्शन में, दूसरा वेक्टर है इस डायरेक्शन में, तो उसका रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में होगा, वही हमारा वेक्टर अलजेब्रा। जब हमारा करंट फ्लो करता है, करंट तो बच्चों इस तरीके से ही फ्लो कर सकता है, मान के चलो यहाँ पे, मान के चलो 5 एम्पियर है या 5 वॉट लेके चलते हैं। यहाँ पे हम थर्मल करंट के बारे में पढ़ा, 5 वॉट है, यहाँ पे 3 वॉट है, यहाँ पे 2 वॉट है। अगर मेरी वायर कुछ ऐसे आ जाए, ये 5 वॉट है, ये 3 वॉट है, ये 2 वॉट है, तो कुछ फर्क थोड़ा ना पड़ गया। देखो जैसी यहां पर देखो डायरेक्शन चेंज हो गई, पहले कौन से नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा था, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा था, अभी कौन सी डायरेक्शन में, नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है। तो डायरेक्शन के चेंज करने से उसके मैग्नीट्यूड पे कोई फर्क नहीं आया। इस वजह से बच्चों ये वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो नहीं कर रहा, इस वजह से थर्मल करंट इज आल्सो स्केलर क्वांटिटी। क्या ये बात क्लियर होगी सभी को? क्लियर एवरीवन? यस सर। ठीक है, यस। ठीक है। चलो देखो नेक्स्ट क्या होता है बच्चों, स्टडी स्टेट कंडीशन होती है एक, स्टडी स्टेट। स्टडी स्टेट को इस तरीके से समझो बच्चों, एक ऐसी स्टेट है, दो स्टेट होते हैं बच्चों, एक होते हैं ट्रांजिएंट स्टेट, एक होती है स्टडी स्टेट। इसको इस तरीके से समझो, जब आप 10th से 11th में आए तो शुरू शुरू में कुछ बच्चों को परेशानी हुई, परेशानी हुई तो उन्होंने क्या किया, टाइम इन्वेस्ट किया, बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट किया ताकि पढ़ ले, ठीक है। कई बच्चे इजीली ट्रांजिट कर जाते हैं। तो जब बच्चे क्या करते हैं बच्चों, थोड़ा डिस्टर्ब रहते हैं वाइल स्टडिंग 11th क्लास, ठीक है, तो उनको समझ में नहीं आता कि करना कैसे है, तो वो इफर्ट डालते हैं और इफर्ट डालने के बाद उनका गोल है ये अचीव करना। लेकिन जब वो इफर्ट डालते हैं तो कई बार अप डाउन लो डाउन ऐसे करते रहते हैं, और कुछ टाइम बाद वो सेटल हो जाते हैं। जब वो सेटल हो जाते हैं ना बच्चों, इसी कंडीशन को ही बोलते हैं स्टडी स्टेट कंडीशन। और जब वो सेटल नहीं होते हैं तब तक उसको बोलते हैं ट्रांजिएंट कंडीशन। अभी ट्रांजिएंट मोड में, मतलब ट्रांजिट कर रहा बच्चों, ठीक है। स्टडी का मतलब अब वो समझ गया है उसको क्या करना है, या उसने अचीव कर लिया है जो उसको चाहिए था, ठीक है। हो सकता हो कईयों बच्चों का ये वाला पीरियड अभी भी चल रहा होगा, लग ही रहा होगा अभी भी करना क्या है, ठीक है। जो जल्दी कर लेता है वो जल्दी समझदार हो जाता है, कईयों का रिस्पॉन्स ऐसा आता है, ठीक है। तो उनके में क्या होता है बच्चों, ये आपका ट्रांजिट पीरियड है, ये आपका स्टडी स्टेट पीरियड। जहां पे वैल्यू कांस्टेंट होने लग जाए, भाई समझ लो, जहां पे वैल्यू कांस्टेंट होने लग जाए उसी को बोलता है बच्चों स्टडी स्टेट कंडीशन। अब कांस्टेंट टर्म्स ऑफ पावर हो सकती है, कांस्टेंट टर्म्स ऑफ हीट हो सकते हैं, कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो देखो अब इसको समझते हैं, स्टडी स्टेट कंडीशन को समझो, मान के चलो आपने कंडक्टर लिया,
कंडक्टर लिया तो आपको पता है एक जगह हाई टेम्परेचर होगा, एक जगह लो टेम्परेचर होगा। तो क्या किया, जैसे जैसे बच्चों यहाँ पे हीट बढ़ती गई, यहाँ पे धीरे 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 ट्रांसफर होती जा रही होती जा रही होती जा रही होती जा रही है, तो थर्मल करंट क्या हो गया बच्चों, थर्मल करंट यहाँ पे कांस्टेंट हो गया। अब लगातार एक कांस्टेंट करंट फ्लो कर रहा है, लगातार एक कांस्टेंट करंट फ्लो कर रहा है। और अगर ये कांस्टेंट फ्लो कर रहा है, अगर मैं इसका एक छोटा सा हिस्सा ले लूं, ध्यान से सुनो, अगर मैंने इसका एक छोटा सा हिस्सा ले लिया, ये वाला, तो अभी हमने पढ़ा था डी क्यू बाई डी टी क्या होता है बच्चों, डी क्यू बाई डी टी होगा, मान के चलो इस पॉइंट पर करंट है बच्चों I1 थर्मल करंट, और इस पॉइंट पर करंट है बच्चों I2, इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। अगर इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट है और मैं बोल रहा हूं कि स्टडी स्टेट अचीव हो चुका है, अचीव का मतलब कि यहां पे थर्मल करंट क्या होगा बच्चों, जीरो, क्योंकि सेम ही करंट फ्लो करेगा थर्मल करंट। और अगर ये जीरो हो गया तो डी क्यू भी क्या हो गया बच्चे, जीरो हो गया। डी क्यू जीरो होने का मतलब, ध्यान समझो, डी क्यू जीरो होने का मतलब कि देर इज नो चेंज इन द हीट, नो चेंज इन द हीट, नो चेंज इन हीट ट्रांसफर, कोई चेंज नहीं हो रहा है इसके अंदर। और हम डी क्यू का फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, दैट इज एम एस डेल टी। अब एक चीज बताओ, मास चेंज नहीं हो सकता, ये तो टाइप और प्रॉपर्टी को बता, इसको डेल टी क्या हो गया बच्चे, जीरो बन गया, डेल टी जीरो बन गया। देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये समझना, सर डेल टी जीरो बन गया, दोबारा सुनो, जैसी सर आपने स्टडी स्टेट कंडीशन अचीव किया, स्टडी स्टेट कंडीशन अचीव करने से करंट उसके अंदर क्या होगा बच्चों, कांस्टेंट हो गया। करंट कांस्टेंट होने से करंट का डिफरेंस क्या हो गया, जीरो हो गया। करंट के डिफरेंस जीरो होने से डी क्यू भी जीरो हो गया। डी क्यू मतलब देर इज नो हीट ट्रांसफर। अगर हीट ट्रांसफर नहीं होगी तो हमने अभी जस्ट पहले पढ़ा था कि सर हीट ट्रांसफर का फॉर्मूला होता है, हीट का फॉर्मूला होता है एम एस डेल टी। सर वहां से फिर टेम्परेचर डिफरेंस भी जीरो हो गया। पर एक चीज बताओ, सर आप बोल रहे हैं यहां पर टेम्परेचर डिफरेंस जीरो, लेकिन यहां पे तो टेम्परेचर है। अब समझो अच्छे से दोबारा, यहां पे जो टेम्परेचर डिफरेंस है बच्चों वो विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन है। आप कुछ डिस्टेंस पहले, मतलब यहां पर आपका हाई टेम्परेचर है, कुछ डिस्टेंस के बाद बच्चों टेम्परेचर क्या है, ज्यादा। विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस यहां पे टेम्परेचर डिफरेंस है, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू टाइम देर इज नो टेम्परेचर डिफरेंस। दोबारा सुनो, विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, डिस्टेंस मान के चलो एक्स है, वहां पे टेम्परेचर डिफरेंस है, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू टाइम यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस नहीं है। अब इसको आराम से समझना, देखो एक चीज बताओ, आपने जब इसको एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे हीट करना स्टार्ट कर दिया, मैं बोल रहा हूं कि यहां पे मान के चलो टेम्परेचर था 40 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे तो 30 डिग्री सेल्सियस, 40 का यहाँ पे शायद 39 हुआ होगा, ठीक है 38 हुआ होगा, कुछ कुछ टेम्परेचर हुआ होगा। ये विड्थ बहुत ही छोटी है, मैं तो बड़ी दिखा रहा कि विड्थ, ये 37 के आसपास है, ठीक है 37 के आसपास है, फिर यहाँ 36 है, यहाँ 37 है, 38 है। या तो ऐसा होता कि आपने इसका टेम्परेचर लगातार बढ़ाते जा रहे हो, 40 45 46, इससे क्या होगा कि ये वाला वैल्यू भी बढ़ती रहेगी, 37 भी 38 39 40 होती रहेगी। तो होता क्या रहेगा बच्चों, इस पॉइंट पर टेम्परेचर डिफरेंस बढ़ता रहेगा। लेकिन एक चीज बताओ, अगर मैंने इसी पॉइंट पर ही टेम्परेचर को स्टडी स्टेट पे रख रखा है, स्टडी स्टेट की वजह से यहाँ पे करंट सेम होगा, करंट होने की वजह से यहाँ पे टेम्परेचर भी सेम होगा, तो हर एक पॉइंट पर भी तो इस वाले पॉइंट पर 39 रहेगा, इस वाले पॉइंट पर 38 रहेगा, इस वाले पॉइंट पर 37 रहेगा, इस पॉइंट पर 36 रहेगा। वो भी तो कांस्टेंट हो गया ना, है ना, कांस्टेंट होगा, क्योंकि टाइम के साथ टेम्परेचर वेरी नहीं कर रहा है, टाइम के साथ टेम्परेचर वेरी नहीं कर रहा है, डिस्टेंस के साथ टेम्परेचर वेरी कर रहा है। इस वजह से बच्चों टाइम के रिस्पेक्ट में देर इज नो टेम्परेचर डिफरेंस। अब बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, क्लियर हो गई कि नहीं हुई बच्चों, यस और नो, मतलब उस पॉइंट पर 36 है तो 36 ही रहेगा बच्चों टेम्परेचर, अनलेस अनटिल आप दोबारा टेम्परेचर को चेंज नहीं करते, तब तक वो 36 या 37 ही रहेगा। क्लियर हो गया सभी को, यस और नो? हाँ जी सर। Yes, ठीक है, sir. तो समझ लो, लिखो, एट स्टडी स्टेट, एट स्टडी स्टेट टेम्परेचर चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज जीरो, टेम्परेचर चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज जीरो। इन स्टडी स्टेट टेम्परेचर change with respect to time is zero because first point, thermal current will be same in entire rod,
थर्मल करंट विल बी सेम इन इंटायर रॉड और वायर, कुछ भी ले सकते हैं, वायर ले सकते हैं, रॉड ले सकते हैं। सेकंड, ड्यू टू दिस there will be no change in heat transfer. Due to this there will be no change in heat transfer. There will be no change in the heat transfer, but change in temperature with respect to position may or may not be same. Temperature difference with respect to position may or may not be same. क्या ये बात क्लियर होगी बच्चों सभी को? यस और नो? यस सर। ठीक है। हाँ जी सर। अब नॉन स्टडी स्टेट क्या होगा बच्चों? नॉन स्टडी स्टेट देखो क्या होगा, अभी पता चल जाएगा। देखो नॉन स्टडी स्टेट का मतलब क्या है। मान के चलो आपने सेम रॉड ली और आपने वही एक स्मॉल एरिया ले लिया। उस स्मॉल एरिया में आपने चेक किया कि इस एरिया में ना थर्मल करंट है, इस पॉइंट पर बच्चों करंट है मान के चलो I1 और इस पॉइंट पर करंट है I2 और I1 नॉट इक्वल टू I2। अगर I1 नॉट इक्वल टू I2 बच्चों ये तो कंफर्म हो गया। इसका मतलब कि या तो ध्यान से देखो, या तो इस पॉइंट पर जो बहुत छोटी विड्थ है ना, बहुत ही छोटी विड्थ, मैंने ज्यादा गैप ले रखा है समझाने के लिए लेकिन बहुत छोटा गैप है। अगर यहाँ पे या तो ये हो रखा है बच्चों, या तो इसको इस पॉइंट पर अलग से हीट मिल रही है, तभी तो देखो अगर डिफरेंस देखा जाए I1 माइनस I2 नॉट इक्वल टू जीरो। अगर थर्मल करंट कुछ ना कुछ प्रेजेंट है, ध्यान सुन लो, अगर थर्मल करंट प्रेजेंट है तो सर थर्मल करंट होता है ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। इसका लगे इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर बच्चों टेम्परेचर डिफरेंस होगा। मैंने क्या बोलता है, दोनों पॉइंट पर 37 होना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ हीट प्रेजेंट होगी, चेंज इन ट्रांसफर हो रहा होगा, यहाँ पे चेंज इन ट्रांसफर हो रहा होगा, हीट का चेंज इन ट्रांसफर हो रहा है। या तो इसको अलग से बाहर से कहीं हीट मिल रही है, या फिर ये वाले हीट से वो ले रहा है। दो ही चीज हो सकते हैं, या तो हीट ले रहा है या तो अलग से हीट दे रहा है। बस यही कॉन्सेप्ट है। क्लियर हो गया सभी को? यस और नो? स्टडी स्टेट में देखा था दोनों पॉइंट पर करंट क्या था बच्चों? सेम। नॉन स्टडी स्टेट में दोनों करंट पर क्या होगा बच्चों? वैल्यू सेम नहीं रहेगी। सेम नहीं रहेगी इसका मतलब क्या है, अलग से या तो उसको हीट मिल रही है या तो हीट दे रहा है। लिख लिया बच्चों यहां तक सभी ने? हाँ जी सर। चलो तो नेक्स्ट पढ़ते हैं बच्चों, जो अभी हमने पढ़ा था dt/dx, जिसको हम बोलते हैं बच्चों टेम्परेचर ग्रेडियंट। अगर आपको थोड़ा सा याद हो, वेलोसिटी ग्रेडियंट हमने पढ़ा है कहीं पे, याद है वेलोसिटी ग्रेडियंट कहाँ पढ़ा है? फ्लूइड्स में। फ्लूइड्स में पढ़ा है। क्या पढ़ा था हमने? वेलोसिटी ग्रेडियंट हमने पढ़ा था। जैसे जैसे बच्चों डिस्टेंस वाइज फ्लूइड में हम डेप्थ में जाते रहते हैं, तो वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड क्या होती है? कम होती रहती है कि ज्यादा होती रहती है बच्चों? क्या होता रहता है उसके साथ? कम होती रहती। कम होती रहती है। सेम यहाँ पे भी देखो बच्चों क्या होगा, ध्यान से देखो। ये मान के चलो हाइयर टेम्परेचर पॉइंट है और राइट वाला आपका लोअर टेम्परेचर पॉइंट है। ये आपका हाइयर टेम्परेचर पॉइंट, ये आपका लोअर टेम्परेचर पॉइंट। तो मैं क्या कह रहा हूं, यहाँ पे मान के चलो एक्स की लेंथ 0 ले ली, यहाँ पे मैंने एक्स इक्वल टू एल ले लिया, मतलब टोटल लेंथ कितनी ले ली बच्चे? एल लेंथ ले ली। तो होगा क्या, मैं बोल रहा हूं कि यहाँ पे बच्चों टेम्परेचर डिस्टेंस वाइज चेंज होता रहेगा। आपको पता है यहाँ पे टेम्परेचर सबसे ज्यादा होगा, यहाँ पे कम, 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 और यहाँ पे कितना आ जाएगा? टीएल, मतलब कि लोअर टेम्परेचर होगा। मतलब जैसे जैसे डिस्टेंस वाइज जाते रहेंगे बच्चों, हमारा डिफरेंस वहां पे टेम्परेचर क्या होता रहेगा बच्चों? डिफरेंस होता रहेगा। तो टेम्परेचर ग्रेडियंट, टेम्परेचर ग्रेडियंट इज द
चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन, पोजीशन के साथ क्या करता रहेगा बच्चों, वेरी करता रहेगा। तो चेंज इन टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू डीएक्स क्या होगा, ध्यान से देखो। इस पॉइंट पर हायर टेम्परेचर टी एच, यहां पे क्या है, टी एल है, या तो आप लिखोगे टी एच माइनस टी एल डिवाइड बाय, इसी पॉइंट पर बच्चे लेंथ है 0 और इस पॉइंट पे लेंथ है एल, तो क्या होगा बच्चों, ये हो जाएगा माइनस के टी एच माइनस टी एल डिवाइड बाय एल। तो ये मतलब कि एक तरीके की नेगेटिव वैल्यू होती है। जैसे हमारे वेलोसिटी ग्रेडियंट भी नेगेटिव आ रहे थे, क्यों, जैसे जैसे हम डेप्थ वाइज नीचे जा रहे थे तो वेलोसिटी क्या होती है बच्चों, डिक्रीज कर रही थी, तो वहां पे भी नेगेटिव वैल्यू थी, ये भी नेगेटिव है। क्लियर हो गया बच्चों यहां तक सभी को, यस और नो? हाँ जी सर। है ना? इसका मतलब कि जब हम इन द डायरेक्शन ऑफ थर्मल करंट जा रहे हैं, इन द डायरेक्शन ऑफ थर्मल करंट जा रहे हैं, तो टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या होता है बच्चों, रिड्यूस होता रहता है। लिख लो, इन द डायरेक्शन ऑफ थर्मल करंट टेम्परेचर ग्रेडियंट डिक्रीजेस, डिक्रीज करता रहता है, डिक्रीज करता जा रहा है। यूनिट क्या होगी बच्चों, यूनिट बहुत सिंपल है, ऊपर क्या टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस, या तो केल्विन ले लो, या डिग्री सेल्सियस नीचे क्या है बच्चों, डिस्टेंस है तो मीटर आ जाएगा, केल्विन पर मीटर या तो सेल्सियस पर मीटर। डायमेंशन फॉर्मूला भी बहुत सिंपल है, एम ये क्या होता है, मीटर है, तो लेंथ इनवर्स और ऊपर आ जाएगा के, खत्म बस, लेंथ इनवर्स के, डायमेंशन फॉर्मूला। क्लियर हो गया बच्चों यहां तक सभी को, यस और नो? हाँ यस। जी सर। यस सर। अब थोड़ा सा ओम्स लॉ को और अच्छे से जानते हैं। ओम्स लॉ ने क्या बोला था बच्चों, आप सभी को पता, अभी मैंने समझाया भी था, फिर दोबारा देखो, तीसरी बार समझा रहा हूं। क्या समझाया था, ओम्स लॉ ने बोला था बच्चों, एक कंडक्टर है, कंडक्टर में जो करंट होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट वोल्टेज डिफरेंस होता है, वोल्टेज डिफरेंस, ठीक है, वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल्स, ये हमने देखा था। और जो फॉर्मूला निकल के आया था बच्चों, हमने ऐसे बोलता, पहले तो वोल्टेज डिफरेंस रहता है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होता है, तो ये इसी कॉम्बिनेशन से बना देते बच्चों, वी ए माइनस वी बी अपॉन आर, ठीक है। एक और फॉर्मूला अगर आपको याद हो, तो हमने बोला था कि जितनी ज्यादा इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है बच्चों, तो करंट बढ़ता है कि घटता है बच्चों, क्रॉस सेक्शनल एरिया से बढ़ता है। बढ़ता है। लेंथ की वजह से करंट क्या होता है, कम होता है कि ज्यादा, लेंथ के बढ़ने से बढ़ता कम है सर। होता है, हमने पढ़ रखा है ना, लेंथ के हाँ। बढ़ने से कम होता है। जैसे और दूरी यहाँ कम पे होता है। इसी को हटाने के लिए बच्चे यहाँ पे आता है क्या, एक कांस्टेंट आता है, इसका नाम याद है, इसको क्या बोलते थे? रो। अबे नाम रो थोड़ा रेजिस्टिविटी। है, रजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी, करेक्ट, इसको बोलते थे रेजिस्टिविटी बोलते थे, बिल्कुल प्रॉपर्टी। से। तो अगर आपको अच्छे से याद है, देखो ये टॉपिक भी बहुत आपको आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी बच्चे। देखो अभी यहाँ पे देखो, मान के चलो कि ऐसे लिखो, ओम्स लॉ इन, ओम्स लॉ इन थर्मल कंडक्शन। अब ध्यान से देखो, मान के चलो कि एक कंडक्टर है, यहाँ पे वोल्टेज की जगह बच्चों क्या आ जाएगा, क्या डिफरेंस है यहाँ पे, टेम्परेचर डिफरेंस है, टी एच टी एल, इसकी लेंथ वही है जो यहाँ पे थी, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया वही है जो पहले भी हम पढ़ चुके हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया ये भी सेम है। तो अब ध्यान से देखो, जहां पे जो इलेक्ट्रिक करंट था वो प्रोपोर्शनल था वोल्टेज डिफरेंस के, यहाँ पे वो थर्मल करंट टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से। चलो पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया। दूसरा, इस पॉइंट से देखो, यहाँ पे जो थर्मल करंट था वो एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, यहाँ पे भी है, और यहाँ पे जो थर्मल करंट लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, तो वो तो ये भी है, ठीक है, वो तो ये भी है। तो यहीं से बच्चों एक थर्मल
फॉर्मूला आया कि जो बन गया बच्चों इक्वल टू के टाइम्स, क्योंकि कांस्टेंट मैंने के ले लिया, और वो बन गया देखो टी एच माइनस टी एल इंटू ए ऊपर ही है और नीचे क्या चला गया बच्चों एल। अब ध्यान से देखो ये क्या हो जाएगा, ये बच्चों थर्मल रेजिस्टेंस होगा, पर अभी के लिए मैं नहीं बता रहा हूं। अभी के लिए बच्चों इतना ही समझना है बस आपको, अभी तक ये समझना है कि आई टी एच किसके बराबर है बच्चों। आई टी एच है के ए टी एच माइनस टी एल डिवाइड बाय एल। यहां तक क्लियर हो गया? यस सर। ठीक है बच्चों। यहाँ पे के क्या है बच्चों, के क्या है देखो यहाँ पे, अरे यार मैंने गलत लिखा दिया, रेजिस्टेंस होता है ना, ये तो रेजिस्टेंस होता है, क्या बता दिया मैंने उल्टा सीधा। रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है, रेजिस्टेंस डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है ना। वैसे तो करंट तो ठीक लिखवाया था, यहाँ पे सिग्मा आना चाहिए था कुछ। ठीक है, रो एल बाय ए होता है। ठीक है, रो एल बाय ए होता है, रेजिस्टेंस होता है, करंट नहीं होता। ठीक है, यही हमारा थर्मल रेजिस्टेंस होगा। अब देखो एल के साथ में रेजिस्टिविटी है, और रेजिस्टिविटी का इनवर्स क्या होता है बच्चों, रेजिस्टिविटी का इनवर्स क्या होता है? कंडक्टेंस। कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी होता है, ठीक है। कंडक्टेंस तो रेजिस्टेंस का इनवर्स हो गया कंडक्टेंस, रेजिस्टिविटी का इनवर्स हो गया कंडक्टिविटी। क्योंकि थर्मल से रिलेटेड है बच्चों, तो उसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे अब? थर्मल थर्मल कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? टाइप ऑफ मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है बस। अगर मैं थोड़ा सा आपको याद दिलाने की कोशिश करूं कि रेजिस्टिविटी भी ओनली टाइप ऑफ मटेरियल के ऊपर ही डिपेंड करती थी, शेप और साइज के ऊपर डिपेंड नहीं करती, तो ये भी बच्चों शेप और साइज के ऊपर डिपेंड नहीं करती, डज नॉट डिपेंड्स ऑन शेप एंड साइज। शेप एंड साइज का मतलब क्या हो गया बच्चों? लेंथ एरिया इसके ऊपर डिपेंड नहीं करती। कॉपर की एक थर्मल कंडक्टिविटी होगी, चाहे उसकी लेंथ कैसी भी हो, छोटा हो बड़ा हो कैसा भी हो, एक फिक्स वैल्यू हो। लिख लिया बच्चों, यहां तक सभी ने लिख लिया? क्लियर एवरीवन? हाँ जी सर। विनीत वैभव तन्मय क्लियर है? स्वस्तिक यहां तक? यस। यस। यस सर। ठीक है। अब देखो बच्चों, अभी हमने एक थर्मल कंडक्टिविटी का फॉर्मूला पढ़ा था, जैसे कि वहां पे होता है फ्लो, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर, यहाँ पे होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। ठीक है, और वही किसके बराबर हो गया बच्चों? के ए टेम्परेचर डिफरेंस हाई माइनस लो डिवाइड बाय एल। और अभी थोड़ी देर पहले ही जस्ट आई टोल्ड यू रिगार्डिंग टेम्परेचर ग्रेडियंट, जो कि था टी एच माइनस टी एल डिवाइड बाई एल। देखो टी एच माइनस टी एल डिवाइड बाई एल, अगर ये माइनस नहीं है, माइनस के साथ अगर ये क्या बन जाएगा बच्चों? डी टी माइनस डी एक्स बन जाएगा। तो बन जाएगा के ए माइनस के डी टी डिवाइड बाई डी एक्स। ठीक है, तो ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है। तो फाइनली आपका जो निकल के आया, वो निकल के आया माइनस के ए डी टी बाई डी एक्स, और दूसरा के ए टी एच माइनस टी एल डिवाइड बाई एल। बस हो गया, ये है आपका। चल में आ गया बच्चों, क्लियर यहां तक? हाँ जी सर। यस सर। ठीक है। अब के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। मैंने आप बता तो दिया कि क्या क्या होता है, अब उसकी यूनिट देख लेते हैं। देखो के की, अगर मैं के की यूनिट निकालने देखूं, देखो के का फॉर्मूला बन सकता है यहां से, अगर इसी को यूज कर ले देखो, तो एल चला जाएगा इधर डी क्यू बाई डी टी के पास, नीचे चला जाएगा एरिया, और नीचे ही चला जाएगा टेम्परेचर डिफरेंस। तो यूनिट की बात करो, ये हो गया मीटर, ये हो गया जूल, ये हो गया सेकंड, ये हो गया मीटर स्क्वायर, ये हो गया डिग्री सेल्सियस। तो 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल। फाइनली जो रिजल्ट निकल के आया बच्चों, क्या निकल के आया? जूल
पर सेकेंड मीटर डिग्री सेल्सियस। और अभी थोड़ी देर पहले हमने जूल पर सेकेंड को हमने बोला था बच्चों, क्या बोला था? वॉट। तो वॉट पर मीटर पर डिग्री सेल्सियस भी एक इसकी यूनिट बन सकती है बच्चों। क्लियर हो गया बच्चों? डायमेंशन फॉर्मूला भी देखो बहुत इजीली निकाल सकते हो। अभी तक हमने वॉट का डायमेंशन फॉर्मूला अभी जस्ट हमने निकाला था, जो कि क्या था बच्चों हमारा? m1 L2 T-3 निकाला था। लेंथ का बच्चों L होता है और डिग्री सेल्सियस का K होता है। L माइनस प्लस है बच्चों यहाँ पे, तो ऊपर जाके 1 बन जाएगा, तो 1 1 - 3 K 1। ये आ गया बच्चों डायमेंशन फॉर्म। कोई दिक्कत परेशानी समस्या? क्लियर है सभी को? यस सर। सर। अभी हम फॉर्मूले ही पढ़ रहे हैं, देखो फॉर्मूले ही पढ़ते रहेंगे, थोड़ा सा और निकालने की कोशिश करेंगे। अब देखो, अभी हमने देखा था कि I इज इक्वल टू VA माइनस VB अपॉन में R होता है। ठीक है, यहाँ पे भी बच्चों अभी तक हमने क्या देखा है, जो थर्मल करंट है दैट वाज इक्वल टू KA अपॉन L, हाई टेम्परेचर माइनस लो टेम्परेचर। इसको अगर मैं थोड़े और अच्छे से लिखने की कोशिश करूं तो मैं इसको लिख सकता हूं L अपॉन में KA एक साथ, और यही L अपॉन में A क्या हो जाएगा बच्चों? थर्मल रेजिस्टेंस। तो इसका मतलब कि जो थर्मल रेजिस्टेंस होता है, जैसे वहां पे था L/A था, तो यहाँ पे भी L/A ही है, लेकिन वहां पे रेजिस्टिविटी आता था जो कि ऊपर आता था, यहाँ पे बच्चों कंडक्टिविटी आता जो कि नीचे ही आया। फॉर्मूला में कोई भी डिफरेंस नहीं है, एग्जैक्ट फॉर्मूला है विद रिस्पेक्ट टू रेजिस्टेंस। बस यहाँ पे जो K है वो थर्मल कंडक्टेंस कंडक्टिविटी है, वहां पे क्या था? इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी था। क्या ये बात समझ में आ गई सभी को? यस और नो? क्लियर एवरीवन? हाँ जी सर। यस सर। अब ध्यान से समझो, लिख लो, इसकी डेफिनेशन भी लिख लो। देखो, थर्मल रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। रेजिस्टेंस एक तरह की प्रॉपर्टी होती है बच्चों। थर्मल रेजिस्टेंस द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल और बॉडी विच अपोज। ये किसको अपोज करेगा? सर ये तो सर देखो इलेक्ट्रिक है तो इलेक्ट्रिकल करंट को तो oppose करता था, ये सर हीट ट्रांसफर को अपोज करेगा, है ना? वहां पे चार्ज को अपोज कर फ्लो करने से रोकता था, यहाँ पे किसको फ्लो करने से रोकेगा? सर यहाँ पे हीट के फ्लो को करने से रोकेगा। तो लिखो, इट अपोजेस द फ्लो ऑफ हीट। इट अपोजेस द फ्लो ऑफ हीट। क्लियर एवरीवन? सभी को क्लियर हो गया? ठीक है। यस अब सर। इसकी यूनिट निकाल सकते हो, देखो यूनिट, यूनिट एल की यूनिट क्या होगी बच्चों? मीटर। के की अभी तो हमने निकाली थी, क्या निकाली थी? वॉट पर मीटर डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पे था बच्चों मीटर स्क्वायर। एरिया ना मीटर स्क्वायर, ये ऊपर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा? मीटर डिग्री सेल्सियस, 1 मीटर 1 मीटर 2 मीटर वॉट मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर, फाइनल आंसर आ गया या तो डिग्री सेल्सियस पर वॉट और केल्विन पर वॉट। ठीक है, केल्विन पर वॉट इसकी यूनिट होगी। डायमेंशन फॉर्मूला, डायमेंशन फॉर्मूला बच्चों देखो, डिग्री सेल्स के का तो देखो के ही रहेगा, नीचे अभी हमने वॉट का देखा था m1 L2 T-3, तो फाइनली होगा m-1 L-2 T+3 ये आ गया बस। क्या दिक्कत है? मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। करें बच्चों? हाँ जी सर। ठीक है, चलो तो 2-3 चीज निकालने की कोशिश करते हैं। लिखो, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन लेके चलते हैं, बिल्कुल ही बेसिक। मान के चलो कि एक रॉड है, ठीक है, यहाँ पे है 20 डिग्री सेल्सियस,
यहाँ पे है 0 डिग्री सेल्सियस, लेंथ है इसकी 5 मीटर, क्रॉस सेक्शनल एरिया बच्चों इसका ले लिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, थर्मल कंडक्टिविटी दे रखे बच्चों 500 वाट पर केल्विन। ठीक है, 500 वाट पर केल्विन दे रखा है के। ठीक है, और क्या दे दें, और टाइम भी चाहिए होगा, चलो देखते हैं। ठीक है, मेरे को क्या क्या निकालना है, थर्मल कंडक्टिविटी निकालनी है, थर्मल रेजिस्टेंस, सॉरी थर्मल करंट भी निकालना है, दोनों पार्ट निकालना है। तो देखो, अभी थोड़ी देर पहले ही सर आपने हमें थर्मल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बताया था, L अपॉन में के ए। सर सब कुछ तो गिवन है, L लेंथ 5 मीटर, ये गिवन है बच्चों 500 वाट पर केल्विन, ये भी स्टैंडर्ड में है, लेकिन एरिया स्टैंडर्ड में नहीं है। तो आपको पता है सेंटीमीटर को हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा बच्चों, मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आंसर कितना आ जाएगा बच्चों इसका, यहाँ पे 10 है, 5000 हो जाएगा, तो ये हो गया 100, ये 100, ये हो गया बच्चे, तो हो गया 10 RTH। और RTH की यूनिट क्या बताई थी बच्चों मैंने आपको, RTH की यूनिट बताई थी मैंने वॉट, नहीं वॉट डिग्री सेल्सियस पर वॉट, ये बताया था, हाँ डिग्री सेल्सियस पर वॉट। लिख लिया बच्चों यहां तक सभी ने। Yes, sir. ITH का फॉर्मूला देखो, ITH क्या था, ITH था सर हायर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर डिवाइड बाय RTH, वोल्टेज डिफरेंस डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, यहाँ पे टेम्परेचर डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। अब टेम्परेचर डिफरेंस केल्विन में दे रखा है के, तो पर हमें पता है कि टेम्परेचर डिफरेंस चाहे केल्विन लो, चाहे आप बच्चे टेम्परेचर डिफरेंस डिग्री सेल्सियस लो, वो तो सेम ही रहेगा, 20 ही रहेगा। और यहाँ पे कितना था बच्चों 10, तो कितना हो जाएगा 10 वाट हो जाएगा बच्चों, 10 वाट हो जाएगा, बस करंट हो जाएगा 10 वाट। देखो तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आराम से हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 आएगा ना। अरे हाँ सॉरी, ठीक है बच्चों, यहाँ तक हो गए सभी को। हाँ जी सर। Yes, sir. कल से इजी है। अब देखो, अब देखो ये ऐसे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आपने देखा जेई मेन में एक बार आया हुआ था, देखो आराम से समझोगे ना, इसमें पूछता है कि कौन सी स्टेटमेंट इसमें गलत या सही है। हमें इसको ऐसे नहीं करना, हमें तो बस जो मैं बता रहा हूँ वही कंडीशन लेके चलनी है। एक मिनट का डायग्राम थोड़ा सही नहीं बना, ये बच्चों आपका एक कंडक्टर है, एक ही टाइप का कंडक्टर है। ठीक है, यहाँ पे बच्चों हाई टेम्परेचर है, यहाँ पे लो टेम्परेचर है। यहाँ पे आपको दिखाई देगा क्रॉस सेक्शनल एरिया यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है। कुछ हमें बर्नौलिस टाइप के थोड़ा इंडिकेशन दे रहा है, पर हम ट्राई करेंगे इसको अंडरस्टैंडिंग करने के लिए थर्मल से। मैं मान के चल रहा हूँ कि यहाँ पे रीच कर चुका, रीच एट स्टडी स्टेट, स्टडी स्टेट रीच कर चुका है, स्टडी स्टेट रीच कर चुका है। तो मैंने क्या समझाया था बच्चों, स्टडी स्टेट रीच कर चुका है, इसका मतलब कि थर्मल करंट सेम होगा, थर्मल करंट सेम होगा। तो मैं इस सेक्शन में मान रहा हूं कि करंट है I1, और इस सेक्शन में मान रहा हूं कि मान के चलो करंट है I2। तो मैं पूछ रहा हूं कि I1 और I2 में क्या रिलेशन होगा, आप बोलोगे सर स्टडी स्टेट में है तो करंट क्या होगा, इक्वल होगा। सर में आ गया बच्चों, यस और नो, ठीक है। हाँ जी सर। स्टडी स्टेट में करंट की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। सेकंड, मैं बोल रहा हूं कि यहाँ पे K1 है और यहाँ पे K2 है। सर K1 K2 क्या था, सर K1 एंड K2 था सर थर्मल कंडक्टिविटी, और आपने समझाया था थर्मल कंडक्टिविटी टाइप ऑफ मटेरियल के ऊपर डिपेंड करती है, शेप और साइज के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। सर यहाँ पे सिंस वी आर शोइंग दैट कि शेप क्या है बच्चों, थोड़ा लार्ज है, यहाँ पे शेप क्या है, एरिया वाइज स्मॉल है। ठीक है,
तो हमें लग रहा है कि K1 K2 लेंथ और साइज के ऊपर डिपेंड कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, टाइप ऑफ मटेरियल, क्योंकि सिंगल ही मटेरियल का बना हुआ है, तो ये भी क्या हो जाएगा बच्चों, इक्वल। कोई दिक्कत यहां तक समझने में सबको क्लियर हो गया? ठीक है बच्चों। हाँ जी। तीसरा जो आता है डी टी बाय डी टी और डी टी बाय डी टी एट वन सेक्शन और एट टू सेक्शन। ये क्या था? ये था सर टेम्परेचर चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि सर यहां पे स्टडी स्टेट अचीव हो चुका है, स्टडी स्टेट सर अचीव हो चुका है, तो सर यहां पे भी क्या होगा, टाइम के साथ वेरी नहीं करेगा, टाइम के साथ वेरी नहीं करेगा। लेकिन लेकिन अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन देखूं, तो ये तो सर आपने बोला था वेरी करता है, बिल्कुल वेरी करता है। तो दिक्कत आएगी कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, लेस देन वाला के ग्रेटर देन वाला, ये है। अब यही समझना है बस, ग्रेटर देन वाला लेस देन वाला। याद करो, याद करो बच्चों, अभी हमने एक थर्मल करंट का फॉर्मूला देखा था, थर्मल करंट का फॉर्मूला देखा था, आई इज इक्वल टू देखा था के ए डी टी बाय डी एक्स, वो तो माइनस में था, मैग्नीट्यूड वाइज देखा जाए तो ये था, है ना। आपने देखा कि करंट तो दोनों में सेम है, बिल्कुल सही बात है सर, करंट तो दोनों में सेम है, लेकिन के भी सेम है, के भी सेम है, लेकिन अगर देखा जाए यहाँ पे दो पैरामीटर, एक तो एरिया और एक डी टी बाई डी एक्स। यहाँ पे एरिया ज्यादा है, यहाँ पे एरिया ज्यादा है ए टू से, तो अगर एरिया ज्यादा है तो ये वैल्यू क्या होनी चाहिए बच्चों, कम होनी चाहिए 1 पॉइंट पर, तो 1 पॉइंट पर वैल्यू क्या होनी चाहिए बच्चों, कम होनी चाहिए, ताकि वो आई की वैल्यू थर्मल करंट की वैल्यू इक्वेट कर सके। समझ में आ गया बच्चों? सिंस ये वाला फॉर्मूला लिखना है और एरिया बताना है, उसके बेसिस पर ये क्या हो जाएगा बच्चों, रिलेशन। क्लियर है एवरीवन, सभी को क्लियर हो गया? हाँ जी, हाँ जी सर। Yes, sir. आगे बढ़े। चलो तो नेक्स्ट टॉपिक आता है बच्चों केसीएल, किरचॉफ्स करंट लॉ। ये क्या कहता है देखो, किरचॉफ्स करंट लॉ, इसके बारे में आपने पढ़ा होगा। ये क्या कहता है बच्चों, मान के चलो कि एक जंक्शन है, जंक्शन का मतलब क्या होता है, जहां पे वायर मिलती है, तो एक कंडक्टिंग वायर ये है, 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 मान के चलो ऐसी है कंडक्टिंग वायर, जिसमें करंट है I1 I2 I3 I4। किरचॉफ्स करंट लॉ बोलता है इनकमिंग करंट, इनकमिंग यहां पे मुझे बोलना चाहिए थर्मल करंट, थर्मल करंट इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, आउटगोइंग थर्मल करंट। क्योंकि करंट से रिलेटेड है तो यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज रहेगा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के ऊपर बेस्ड होता है बच्चों। तो जितने चार्ज इनकमिंग है उतने ही चार्ज बच्चों क्या है, आउटगोइंग है। इसका मतलब कि इस पॉइंट पर कितने इनकमिंग है सर, I1 है और I3 है, तो यहां पे लिख दिया I1 प्लस I3। इस पॉइंट पर कितने आउटगोइंग है सर, I2 और I4 है, I2 और I4। देखो कितना सिंपल है, बस खत्म। उस पॉइंट पर ये चेक कर लो कि जो अंदर की तरफ आ रहे हैं तो उनको नेगेटिव ले लो, बाहर की तरफ या पॉजिटिव। सर उल्टा भी ले सकते हैं क्या, बिल्कुल ले सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हो। देखो अंदर की तरफ आ रहे हैं तो पॉजिटिव, इनको इधर की तरफ ले जाओ, माइनस के I2 माइनस के I3 I4। इसका मतलब कि इनकमिंग वाले पॉजिटिव ले लिए, आउटगोइंग वाले नेगेटिव ले, उल्टा भी कर सकते हो, आउटगोइंग वाले पॉजिटिव ले लो, इनकमिंग वाले नेगेटिव ले लो। लेकिन उस पॉइंट पर सम ऑफ ऑल करंट जीरो भी होता है बच्चों, ये भी डेफिनेशन होते हैं, सम ऑफ, ये भी लिख लो, सम ऑफ ऑल करंट, सम ऑफ ऑल करंट एट जंक्शन इज जीरो। क्योंकि देखो अगर ये 5 है तो ये भी 5 है,
ये भी 5, ये 4 होगा तो ये 6 होगा। सबका सम डायरेक्शन वाइज करेंगे तो 0 निकल जाएगा। सर में आए कि नहीं आए बच्चों? क्या यहां तक क्लियर हो गए सभी को? Yes, sir. जी है सर। ना? ये ध्यान रखना, इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखना। चलो, करंट फ्लो कैसे करता था इलेक्ट्रिक सर्किट में? हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। सर यहां पे कैसे फ्लो करता है थर्मल करंट? सर हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, वही सेम कॉन्सेप्ट है। वहां पे वोल्टेज था, यहाँ पे बस टेम्परेचर आ गया, बस और कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो इसी के बेस पे बच्चों देखो एक क्वेश्चन आ रखा है, तो वही क्वेश्चन लगाएंगे। देखो ऐसा क्वेश्चन था उसमें कि एक कंडक्टर है, उसी से एक कंडक्टर यहाँ पे गया, उसी से एक कंडक्टर यहाँ पे गया। मान के चलो कि ये है 12 डिग्री सेल्सियस पे, ये है 50 डिग्री सेल्सियस पे, ये है 4 डिग्री सेल्सियस। इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो दे रखा है, A1 ले लो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चे, इसका ले लो 20 मीटर 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका ले लो 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, एरिया ले लिया, टेम्परेचर ले लिया, और क्या चाहिए? हाँ, K1 K2। आप टाइप ऑफ मटेरियल बोल सकते हो, सेम भी बोल सकते हो, अलग अलग भी बोल सकते हो, जो आपकी इच्छा है। यहाँ पे जो K1 है वो ले लिया, मान के चलो 100 वाट पर मीटर डिग्री सेल्सियस। अलग अलग ही ले लेते हैं। K2 है बच्चों यहाँ पे 200 वाट पर मीटर डिग्री सेल्सियस, 300 वाट पर मीटर डिग्री सेल्सियस। ठीक है बच्चों, इसका मतलब कि अलग अलग टाइप के मटेरियल है, क्योंकि K1 K2 और K3 अलग अलग निकल गए, तो हो सकता है एल्यूमिनियम हो, कॉपर हो, गोल्ड हो, इस तरीके से अलग अलग दे दिए। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है सर जंक्शन पे टेम्परेचर निकालना है। ये बोल सकते हैं जंक्शन पे टेम्परेचर T, लिख लो। पहला निकालना है जंक्शन टेम्परेचर, जंक्शन टेम्परेचर निकाल। दूसरा क्या निकालना है? थर्मल करंट इन ऑल कंडक्टर। थर्मल, वैसे तो किसी में एक में ही पूछेगा, हम सब में निकाल। थर्मल करंट इन ऑल कंडक्टर, कंडक्टिंग वायर सब में, मतलब कि ध्यान से देखो, मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि यहाँ पे जा रहा है थर्मल करंट I1, ITH को जगह मैंने I1 ले लिए, यहाँ पे जा रहा है बच्चों I2, और यहाँ पे जा रहा है I3। ठीक है, करें स्टार्ट करें बच्चों? आराम से करना है, सोच समझ के करना है। देखो यहाँ पे जो करंट की डायरेक्शन है, यहां से क्लियर हो रहा है कि अगर मैंने करंट की डायरेक्शन ये बनाई है, वैसे तो गलत भी हो सकते हैं, डजंट मीन कि करेक्ट डायरेक्शन है। क्यों? क्योंकि हाउ कैन वी से दैट टेम्परेचर T इससे कम ही होगा। क्यों? क्योंकि सर जो थर्मल करंट होता है, थर्मल करंट तो सिंपल ये कहता है हाइयर टू लोअर करता है, T लोअर होना चाहिए तभी तो होगा। मतलब कि ये T की वैल्यू 12 से कम होनी चाहिए। अगर कम नहीं हुई तो गलत हो जाएगा, कम नहीं हुई तो गलत हो जाएगा। तो सर क्या करें? कुछ मत करो, जब भी ऐसा कॉन्सेप्ट आ जाए तो हमें लिखना है, हमने लास्ट डेफिनेशन क्या पढ़ी थी हमने? KVL KCL की, सम ऑफ ऑल करंट एट जंक्शन विल बी जीरो, बस ये लिख डालो, सम ऑफ ऑल थर्मल करंट इज जीरो। तो मैं मान के चल रहा हूं, मैं मान के चल रहा हूं बच्चे, इसकी डायरेक्शन ये नहीं, इसकी डायरेक्शन बाहर की तरफ है, सबकी डायरेक्शन बाहर की तरफ है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब सबकी डायरेक्शन बाहर की तरफ है, तो I1 प्लस I2 प्लस I3। हद से ज्यादा क्या होगा? जब रिजल्ट निकालेंगे तो नेगेटिव निकल जाएगा, I1 I2 I3 यही तो होगा। पर हम शुरू में मान सकते हैं कि सबकी डायरेक्शन क्या है, एक ही डायरेक्शन है, या तो इनसाइड ले लो या आउटसाइड ले लो। ठीक है, अब करंट की डेफिनेशन क्या थी थर्मल करंट की? सर टेम्परेचर डिफरेंस क्या था, याद कर लो, K A टेम्परेचर डिफरेंस हाइयर टू लोअर
डिवाइड बाय एल। अब ये याद रखना, देखो I1 है तो K1 होगा, K1 ले लिया, ठीक है। एरिया A1 है तो A1 ले लिया, ठीक है। लेंथ है, लेंथ नहीं दी मैंने तो लेंथ सबकी 1 मीटर मान लो, एक तो कॉमन ले लो, 1 मीटर, 1 मीटर, लेंथ हो गया L1, ठीक है। टेम्परेचर डिफरेंस, I1 कैसे फ्लो कर रहा है सर, इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो मैं मान के चलो T-12, T-12। सर में आ गया बच्चों, यहां तक ये वाला पहला क्लियर हो गया सभी को। हाँ जी सर। दूसरा देखो, K2, A2, L2। अब देखो T2 वाला कहाँ फ्लो कर रहा है सर, ऐसे फ्लो कर रहा है, हाइयर टू लोअर, हाइयर टू लोअर, T-50, T-50। फिर आएगा K3, A3, L3, T-4। अब असन की वैल्यू पुट करने बच्चे 100 था, क्योंकि टेम्परेचर की वैल्यू निकालने तो एरिया आपस में कट जाएंगे, तो इसको 10 ले सकते, देर इज नो नीड टू चेंज द डायमेंशन, वो अपने आप ही कैंसिल आउट हो जाएगी। 100, 10 और नीचे क्या आ जाएगा 1, ये हो जाएगा T-12। ये है 200, A2 है 20 डिवाइड बाई 1, ये आएगा T-50। नेक्स्ट है बच्चों 330 डिवाइड बाई 1, T-4। तो अगर ध्यान रखो 3 जीरो, 3 जीरो और 3 जीरो कट गए, यहाँ बचा बच्चों T-12, यहाँ बचा 2 टाइम्स 2T-100, ये बना 3 3 × 3 9, 90 - 36 इक्वल्स टू 0। 90, 10T, 12T, 12T बराबर हो गया 100, 136 + 12, 148। ये बचा बच्चों, ठीक है, सर क्लियर है यहाँ सेकंड तक। वाले में 4, सर सेकंड वाले में 4 नहीं आएगा, 4 × राइट राइट राइट, 4T, तो फिर ये 200 हो जाएगा, है ना, ठीक है। अब तो मेरे ख्याल से 14 हो जाएगा, ये 248 हो जाएगा। अब ठीक है, यस सर। जो कि आएगा लगभग बच्चे, टेम्परेचर आएगा 17.7 डिग्री सेल्सियस। अब मुझे खुद सोच समझ के बताओ सर, 17.7 डिग्री सेल्सियस है, सर ये तो 12 छोटा है, तो इसका मतलब ये वाला करंट तो सही निकल गया सर, ये तो बिल्कुल करंट सही निकल गया, क्योंकि देखो ये है 17.7, ये करंट के डायरेक्शन सही लिया है, ये वाले करंट के डायरेक्शन में सही है 17, और ये 4 है सर, ये गलत हो गई। डेफिनेटली 2 आउट गोइंग है, तो भैया इनकमिंग तो होनी ही होनी चाहिए, पर इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, आपने जो वैल्यू निकाली बिल्कुल करेक्ट निकाली यहां से। क्लियर हो गया बच्चों सभी को, यस और नो। Yes, तो sir. पहला तो यस। आपका हाँ जी जंक्शन सर। टेम्परेचर। अब आप थर्मल करंट निकाल सकते हो, याद करो, देखो पहला करंट I1, जिसमें करंट होगा I1 क्या होगा सर, I1 पता है क्या होगा सर, I1 होगा K1, A1, L1। इस पॉइंट पर टेम्परेचर था 17.7, यहाँ पे है सर 12, बस खत्म। बस सर इस बार अब डायमेंशन होगी, वो प्रॉपर वे में लिखनी है। के की वैल्यू जो आपने 100 ली थी, वो तो चलो 100 लिखने, पर वो मीटर में थी। सर एरिया ना यहाँ पे 10 सेंटीमीटर था, तो अब सर प्रॉपर लिख लेना, क्योंकि अब गड़बड़ ना हो जाए, और ये मीटर में है तो ये 1 मीटर ही हो गया, ठीक है। ये कितना निकल गया बच्चों, 5.7। अब बस काट दो, मेरे ख्याल से 1000 10⁻⁴ है, तो यहाँ पे 0.1 बचा, 0.1 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो मेरे ख्याल से 0.57 वॉट निकल गया, करंट का यूनिट वॉट था, तो I1 करंट निकल गया 0.57 करंट। सर में आ गया सभी को, देखो आसानी से निकल गया, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को भी। नो सर। ऐसी करंट में कौन सा निकाल सकता हूँ, I2, I2 निकाल सकते हैं सर। I2 क्या होगा देखो सर, K2, A2, L2। सर डायरेक्शन देखो, डायरेक्शन है ऐसी, सॉरी डायरेक्शन है ऐसी, ऐसी डायरेक्शन है, ऐसी डायरेक्शन है, तो हायर टेम्परेचर है 50,
तो चुपचाप लिख दो 50 माइनस के 17.7, बस बात खत्म। K2 कितना है सर? K2 है 200। ये कितना है सर? ये 50 है, पर साथ में आपको 10⁻⁻4 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ये हो गया 1 मीटर। और ये हो गया 17 माइनस किया तो हो जाएगा 32.3। मेरे ख्याल से 5 × 2 10 होता है। ये पोर्शन पूरा कट गया। कितना निकल गया बच्चों? 32.3 वॉट निकल गया। अगर आप थोड़े बहुत भी समझदार हो तो I3 इस तरीके से मत निकालना, क्योंकि अब आपको डायरेक्शन पता चल गई है कि आउट I2 इनकमिंग है, I1 आउटगोइंग है, I3 भी आउटगोइंग है। तो I3 आप डायरेक्ट निकाल सकते हो I2 माइनस I, वरना फॉर्मूला तो आपको पता ही है। ये होगा 32.3 माइनस के 0.57, 3 कट जाएगा तो आ जाएगा 31.7। 3 भी कट रहा है, 4 बचेगा, 76 बचेगा मेरे ख्याल से। इतना बचा, चेक करना एक बार। वॉट यहाँ पे 373, 31.73। समझ में आ गया बच्चों सभी को? हाँ जी सर। ठीक है, आगे बढ़े। हाँ जी सर। चलो तो अब छोटा सा टॉपिक है, ये आप पढ़ भी चुके हो। मान के चलो कि दो कंडक्टर है, सीरीज में कनेक्ट है, जिसका रेजिस्टेंस है R1 और जिसका रेजिस्टेंस है R2। तो बच्चों इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता था सीरीज में? सिंपल एडिशन। उनका एडिशन, दैट इज R1 प्लस आठ। R2। यही होता था। सेम बच्चों यहाँ पे भी होगा। यहाँ पे क्या होगा देखो, मान के चलो कि दो कंडक्टर हैं, ठीक है। मान के चलो कि एरिया इनका सेम ले लिया। यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे लेंथ मान के चलो L1, यहाँ पे लेंथ मान के चलो L2, ये मान के चलो K1, ये मान के चलो K2। ठीक है। हाँ, तो मान के चलो मैंने यहाँ पे मैंने टेम्परेचर दिया। इस पॉइंट पर टेम्परेचर है बच्चे हाइयर टेम्परेचर, इस पॉइंट पर टेम्परेचर है लोअर टेम्परेचर। ठीक है, एक पॉइंट पे हाइयर है, एक पॉइंट पे लोअर है, तो होगा क्या? बहुत ही सिंपल है। देखो, इसको क्या मैं इस तरीके से बना सकता हूँ, ध्यान से देखो। ये बन गया एक थर्मल रेजिस्टेंस, एक बन गया थर्मल रेजिस्टेंस। ये बन गया RTH1, RTH2। इस पॉइंट पर टेम्परेचर है हाइयर, इस पॉइंट पर है टेम्परेचर लोअर। पर इस पॉइंट पर नहीं पता, तो मैंने यहाँ पे टेम्परेचर T मान दिया। थोड़ी देर मैं T भी निकाल सकता हूँ, मैं T भी निकाल सकता हूँ, पर अभी थोड़ी देर बाद निकालेंगे। अभी हमने थर्मल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला देखा था। थर्मल रेजिस्टेंस का सर फॉर्मूला देखा था हमने, जो कि था सर L/A, तो था ही था सर। K आ जाता था, बस ऐसे ही याद रखना, L/A। तो रेजिस्टेंस में होता है, बस कंडक्टिविटी है तो K नीचे आ जाएगा बस। तो अगर मैं RTH1 को रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो एरिया तो दोनों में सेम सेम है। K1 L1 अलग है, तो मैं लिखूंगा L1/K1A। RTH2 क्या होगा सर? ये हो जाएगा L2/K2 है। क्योंकि ये सीरीज में कनेक्ट हैं, तो RTH इक्वलेंट क्या होगा बच्चों? टोटल इक्वलेंट बोल सकता तो होगा RTH1 प्लस RTH, जो कि होगा L1/K1, L2/K2, और दोनों का कॉमन क्या आ गया बच्चों? एरिया कॉमन आ गया, बस खत्म। मेरे ख्याल से कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए।
सबको क्लियर हो गया, यस और नो? yes sir, है ना? लेकिन एग्जामिनर इतना आसान तो पूछता नहीं है, एग्जामिनर तेज दिमाग लगाता है, वो के इक्वलेंट पूछता है। फिर के इक्वलेंट पूछेगा बच्चों, के इक्वलेंट पूछता है। ठीक है, वो तो चलो हम इससे नेक्स्ट स्टेप पे निकालेंगे। ठीक है, मैं बस दो चीज निकालूंगा अब। एक निकालूंगा टेम्परेचर टी, जो जंक्शन टेम्परेचर है आपका, और एक निकालूंगा के इक्वलेंट। बस दो चीज करेंगे बच्चों, फिर क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ये टेम्परेचर टी है, ये टी की वैल्यू निकालनी है। अब मेरे को एक चीज बताओ, सीरीज में करंट सेम होता है कि डिफरेंट होता है? बस इतना बता दो, सीरीज में करंट सेम रहता है कि डिफरेंट रहता है? तेज बोलो, सीरीज में करंट सेम रहता है कि डिफरेंट रहता है? same brother, सेम रहता है। अगर सेम रहता मतलब कि ये वाला करंट I1 और ये वाला करंट I2 क्या होगा? सेम रहेगा। सर I1 को लिख सकता हूं मैं, I1 को लिख सकता हूं, टेम्परेचर डिफरेंस है। तो अभी आपने बताया था सर क्या होता फॉर्मूला, K1 और I1 का फॉर्मूला इससे करें? नहीं, दूसरे तरीके से करते हैं। I1 को फॉर्मूला टेम्परेचर डिफरेंस बताया था बच्चों, है ना? टेम्परेचर डिफरेंस बताया था, डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस से करते हैं। तो I1 हो जाएगा TH माइनस टी डिवाइडेड बाय RTH1 इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा, T माइनस TL डिवाइड बाय RTH। मुझे T की वैल्यू निकालनी, तो RTH2 की इससे मल्टीप्लाई कर दो तो बन जाएगा बच्चों RTH2 TH माइनस के RTH2 T इक्वल टू RTH1 T माइनस के RTH1 TL। ये वैल्यू इधर जाएगी माइनस वाली प्लस में, ये वाली माइनस वाली इधर जाके प्लस बन जाएगी, तो T की वैल्यू बन जाएगी, देखो ये वाली वैल्यू प्लस ये वाली वैल्यू, दैट इज RTH2 TH प्लस RTH1 TL डिवाइड बाय RTH प्लस RTH2। खत्म। याद करने का क्या है, वैसे शॉर्टकट क्या है, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, डिवाइड बाय दोनों का सम। याद है हम क्लास 10 में एक पढ़ते थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बाइसेक्शन फॉर्मूला, याद है बाइसेक्शन फॉर्मूला, है ना? बाइसेक्शन फॉर्मूला याद है बच्चों? बाइसेक्शन में क्या करते थे हम, अपोजिट m रेशो n होता था, तो m वाले को इधर करते थे, n वाले को, बिल्कुल इस तरीके से करना है। हाँ जी sir, RTH1 को TH से, RTH2 को TH से डिवाइड बाय m प्लस n करते थे, यहाँ पे आ जाएगा RTH1 प्लस RTH2। ठीक है, इस तरीके से याद करोगे तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा इजी रहेगा याद। हाँ जी, क्लियर हो गए सभी को? कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चों? नहीं सर, ठीक है, चलो तो एक लास्ट निकालते हैं, के इक्वलेंट। तो हमने अभी क्या देखा था बच्चों, कि एक था मेरी कंडक्टर ऐसा, और ऐसे ही कंडक्टर था ऐसा, दोनों का एरिया सेम था, ये L1 था, ये L2 था, ये K1 था, ये K2 था। एरिया दोनों का सेम था, एरिया दोनों का सेम था, एरिया सेम था एरिया, लेकिन ये हाई टेम्परेचर पे था, ये लो टेम्परेचर। तो अगर ये सेम मटेरियल के ही हैं, अगर सेम मटेरियल के नहीं है, तो मान के चलो अगर मैं इनको एक सिंगल वायर से रिप्लेस कर दूं, ध्यान सुनना, सिंगल वायर से, जिसको मैंने बोल दूं के इक्वलेंट, लेंथ दोनों की क्या हो जाएगी, L1 प्लस L2, एरिया क्या हो जाएगा बच्चों, A प्लस ए। ध्यान से सुनना है, तो इसमें फ्लो करने वाला करंट तो सेम ही रहेगा। तो R इक्वलेंट इसका क्या होगा बच्चों, R इक्वलेंट मैं बोलूंगा सर, R इक्वलेंट होगा, लेंथ हो जाएगा L1 प्लस L2 डिवाइड बाय एरिया A इंटू के इक्वलेंट। ये तो था L अपॉन में के इक्वलेंट है।
अभी थोड़ी देर पहले आपने आर इक्वलेंट इंडिविजुअल का निकाला था, इसका क्या लिया था? इसका लिया था सर L1 अपॉन K1 है, L2 अपॉन K2 है। ए ए ए कैंसिल, बचा क्या? L1 प्लस L2 डिवाइड बाय K इक्वलेंट, L1 बाय K1, L2 बाय K2। तो K इक्वलेंट फाइनल निकल के आगे देखो, उल्टा कर देंगे या फिर ऐसा करो, इसको इधर ले जाओ, इसको इसके नीचे ले जाओ, बस हो गया। L1 प्लस L2, इसके नीचे पूरा का पूरी वैल्यू आ जाएगी L1 अपॉन K1, L2 अपॉन K2, बस हो गया। अगर ऐसे 3 होंगे 4 होंगे, लेट सपोज एक ये है, 2 ये है, 3 ये है, तो इसके केस में क्या होगा बच्चों? ध्यान से देखो, ये K1 है, ये K2 है, ये K3 है। तो यहाँ पे बन जाएगा K इक्वलेंट बन जाएगा L1 प्लस L2 L2 प्लस plus L3 डिवाइड बाय L1 by K1 plus L2 by K2 plus L3 by K2। बस हो गया। आप बिलीव नहीं करोगे, इस पे डायरेक्ट फॉर्मूले पे क्वेश्चन आते हैं, वैल्यू दे देगा और वैल्यू निकालनी पड़ेगी। बस फॉर्मूला कई बार बच्चों को क्रैक नहीं करता, तो फॉर्मूला बार बार लिख लिख के प्रैक्टिस करनी। सर मैं आगे बच्चों, यस और नो? हाँ जी सर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में बच्चों एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेके क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो उससे कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से और क्लियर हो जाएगा।